Good morning, students. Today we are going to start the fourth chapter of class 11th chemistry, that is chemical bonding and molecular structure. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है और कैसे दो एलिमेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो किस रूल से होता है, किस वे में होता है, तो उसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? A chemical bond is the attractive force which hold various constituent together in a molecule। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर एक कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, दो एटम होता है, दो से अधिक एटम भी हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो दो अलग अलग एटम मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब ये दोनों एटम जो होते हैं, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड को हम जस्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर इज नथिंग ओरिजिनलिटी में देखा तो कोई लाइन वगैरह नहीं होता। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बट बिफोर गोइंग टू दिस थिंग्स पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर वो कंप्लीट नहीं होता है इट मीन्स एटम इज नॉट स्टेबल, और एटम जब स्टेबल नहीं होता है तभी वो किसी दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है टू मेक देम इट स्टेबल, उसको स्टेबल करने के लिए। तो ऑक्टेट रूल क्या है? एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? केमिकल बॉन्ड बनाना मतलब दूसरे से रिएक्ट करना। क्यों करता है? उसके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है वो आउटर मोस्ट सेल से होता है, ना कि इनर मोस्ट सेल से। नाउ तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था लुइस ने, उन्होंने लुइस स्ट्रक्चर अपना दिया। तो लुइस स्ट्रक्चर, दिस इज द लुइस स्ट्रक्चर ऑफ एन कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे अमोनिया का दिया हुआ NH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डॉट दिखाए गए हैं, कुछ लाइन दिखाई गई हैं जिनके बीच बॉन्डेड है। तो पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज बाय मीन्स ऑफ अ डैश यूजुअली कॉल्ड बॉन्ड। तो जहाँ पे बॉन्डिंग हुई है उस बॉन्डिंग को, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उनको हमने डैश से दिखाया हुआ है, दिस सिंबल। ये जो है इवेंस यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है। लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको हमने ऐसे लोन पेयर में दिखाया। लोन पेयर का मतलब क्या है कि अकेला, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है और वो पेयर में है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल ऑफ एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाउ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें कि स्पीसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NO और आपका NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर यहाँ पे देखें कि कुछ कंपाउंड जो हैं फॉर्म तो करते हैं, अपना कंपाउंड बना लेते हैं, बट उनका जो सेंट्रल एटम होता है, जो मेन एटम होता है सेंटर में, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1। और क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वहाँ से वो लिथियम से ले लेता है। बट लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि एक्सेप्शन है, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट फ्रॉम द सेंट्रल एटम। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है? कहीं कहीं पे ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सेंट्रल एटम में,
तो वहाँ पे भी ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इस कंडीशन को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट ऑल कंडीशन में जो होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनता है, तो दे फॉलो द ऑक्टेट रूल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि आपने जब भी हम देखते हैं कि जो भी हम कंपाउंड फॉर्म होता है या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसके ऊपर हम चार्ज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड है तो Na+Cl-, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन लोएस्ट स्ट्रक्चर। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसको? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। अगर कोई भी एटम है और उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है मुझे, तो पहले मैं क्या करूंगा, उसका मैं लिखूंगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब कि वो किसी के साथ अभी कंबाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आउटर मोस्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा फ्री एटम का? 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर बॉन्डिंग? आफ्टर बॉन्डिंग अगर वो किसी के साथ में रिएक्ट करता है केमिकली तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए और कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं लोन पेयर में, वो लिखना है। माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन को उसने शेयर किया हुआ है। शेयर इन द सेंस शेयरिंग कब होती है? इन कोवैलेंट बॉन्डिंग में। तो वहाँ पे इसको अगर हम करके अगर उसको वो हम माइनस कर देंगे तो वहाँ पे हमें फॉर्मल चार्ज जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। नाउ नेक्स्ट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ही मॉलिक्यूल्स को या फिर एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम कई तरीके से सिमिलर वे में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है सिमिलैरिटी। तो फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस शोइंग रेजोनेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे हम वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को नहीं कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर और यही इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज हो गई कि हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड तो बाय डिफरेंट वे, और उन सभी स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ओजोन का दिया हुआ है। तो अगर हम ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है ओजोन में, तो ओजोन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, या फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड हो, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे इन दोनों को देखें तो हम इनको इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दोनों जो हैं सिमिलर हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी तरह से हम कार्बोनेट में भी दे सकते हैं CO3 2- में, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन कार्बोक्सिलेट आयन में देख सकते हैं इक्वल रेजोनेंस। हम यहाँ पे R और दिस कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब एक कंपाउंड में अगर हम 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो ऑल द स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेटल एंड ए नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, वो आयंस फॉर्म करते हैं। एज वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होता है? जब मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगता है 1 2 3, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो इट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स कि ये आयंस बना रहा है। और यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने की वजह से इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, मीन्स इट ऑल्सो फॉर्म्स द आयन। तो जहाँ पे आयंस के वजह से बॉन्डिंग बनती है, इट मीन्स लेने और देने से, वहाँ पे उस तरह के बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि
कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैसेस कैटायन, अगर एक कोई भी मेटल है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको कुछ अमाउंट में आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। और उसको आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से गैसियस एनायन की बात करें, एनायन मीन्स निगेटिव आयन, तो वहाँ पे क्या होता है, वो निगेटिव आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और जब वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन को तो वहाँ पे x माइनस एक्वायर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो गेन करने के लिए इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए दो, एक पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। अब क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ आयन्स होता है, एक चार्ज फ्रॉम द आयनिक सॉलिड दैट इज द लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे A प्लस और X माइनस जो है आपस में कंबाइंड होते हैं और यहाँ पे AX बनता है प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस का मतलब क्या है कि जब भी कंपाउंड बनता है तो उसका जो अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो उस अरेंजमेंट को करने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। तो ये है कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। नाउ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो क्या कंडीशन चाहिए आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो फर्स्ट इज द लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए टू फॉर्म द कैटायन। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए एनायन को फॉर्म करने में, और हाई लैटिस एनर्जी। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, पहला था आयनिक, नेक्स्ट वन इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ये कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स में फॉर्म होता है, और ये कैसे फॉर्म होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि दे फॉर्म द आयंस, कि एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि दो एलिमेंट्स हैं और वो कहते हैं कि मैं भी कुछ इलेक्ट्रॉन दूं और आप भी कुछ दो, हम ये पूरे इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इज कॉल्ड द लोन पेयर, जो हमने देख लिया है कि वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में उनको हम लोन पेयर कहते हैं। देयर शुड बी अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग शेयर्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन है, दोनों नॉन मेटल हैं, और क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये क्लोरीन भी 1 देता है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों शेयर करते हैं। इट मीन्स ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस क्लोरीन में भी काउंट होगा, इस क्लोरीन में भी काउंट होगा, और इस तरीके से वो बॉन्डिंग बनाते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से हम 2 नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में N2 की बात करें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो कॉमन 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी काउंट होगा और इस नाइट्रोजन में भी काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका हम काउंट करें ऑक्टेट तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इसके हो गए, और 2 इसके और 6 इसके, 8 इसके हो गए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के साथ ही वो स्टेबल हो गई हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज रेजोनेंस वगैरह क्या होता है, और कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। इसके आगे के टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।